Hello everyone. I introduce myself as Ankush Meena, Assistant Professor of Economics at Government Girls College Dosa. Today we are going to study the comparative advantage theory of international trade given by David Ricardo. लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी को समझें, जिसे एडम स्मिथ साहब ने दिया था। और एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इतिहास की थोड़ी सी समझ रखें। और इतिहास की समझ के लिए हम सीधा चलते हैं 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसने इतिहास की धारा को मोड़ करके रख दिया। और 1453 में इस ईस्वी में जो घटना हुई, इस घटना को कुस्तुनतुनिया के पतन के नाम से जाना जाता है। आ, आपको इसके लिए सीधा हम मैप पे लेकर के चलते हैं, वर्ल्ड मैप पर। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। तो कुस्तुनतुनिया का पतन होता है 1453 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। इस रोमन साम्राज्य की राजधानी के ऊपर उस्मानिया फौज ने आक्रमण किया। उस्मानिया फौज अर्थात तुर्कों ने आक्रमण किया और तुर्कों ने आक्रमण करके कुस्तुनतुनिया के ऊपर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया के ऊपर अधिकार करने से उन्होंने ईसाइयों को वहां से खदेड़ दिया और ईसाइयों को खदेड़ने के बाद में ये जो रास्ता है इसको ब्लॉक कर दिया, जो कि एशिया और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता था। एशिया और यूरोप को कनेक्ट ये स्थल मार्ग करता था। इसके ऊपर जो है अब तुर्कों का अधिकार हो गया और तुर्कों ने इसको ब्लॉक कर दिया। इससे क्या होगा कि यूरोप एक घेरे में बंद होकर के रह गया और यूरोप में एशिया की वस्तुओं की बहुत अधिक डिमांड थी। अगर एशिया की बात करें तो भारत और चाइना की, जैसे सूती वस्त्र है, गरम मसाले हैं, काली मिर्च है। काली मिर्च को तो काला सोना का कह करके पुकारा जाता था, इतना महत्वपूर्ण डिमांड इसका था। तो जब ये स्थल मार्ग को बंद कर दिया तुर्कों ने, तो यूरोप एक घेरे में बंद होकर के रह गया। क्योंकि घेरे में इसलिए बंद होकर के रह गया कि पृथ्वी के संबंध में उस समय जो विचार प्रचलित थे, जो अवधारणा प्रचलित थी, वो अवधारणा ये थी कि पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। और यदि इस पृथ्वी पर बहुत दूर तक चले जाओगे तो एक जगह ऐसी आएगी जहां पर जाकर के तुम नीचे गिर जाओगे। इस तरह की अवधारणा मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित थी। लेकिन तभी एक महत्वपूर्ण खोज होती है और उस खोज के माध्यम से इस दुनिया के सामने ये लाया गया कि पृथ्वी चपटी नहीं है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जब ये खबर पूरे यूरोप में आग की तरह फैली, तो दो देश थे यूरोप के, स्पेन और पुर्तगाल। दोनों के दो नाविक निकले। स्पेन से निकला कोलंबस, जो कि सीधा चला गया अमेरिका में। और यहाँ का पुर्तगाल का नाविक वास्को डिगामा इस अफ्रीका के चक्कर लगाता हुआ सीधा यहाँ पे आ गया, भारत। और यहाँ पर आकर के इसको कहते हैं अमेरिका की खोज, इसको कहते हैं भारत की खोज, समुद्री मार्ग के माध्यम से। इसको कहते हैं नई दुनिया की खोज। इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? नई दुनिया की खोज। इस नई दुनिया की खोज से क्या पूरे 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 वर्ल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इसका? नई दुनिया की खोज से समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार में बेहताशा वृद्धि हुई और जगह जगह पर यूरोप के विभिन्न हिस्सों में, चूंकि व्यापार में बहुत सारा प्रॉफिट हुआ करता था, तो व्यापार में प्रॉफिट कमाने के लिए कई सारी नई स्टॉक कंपनियों का गठन किया जाने लगा। ठीक है। तो आगे जाकर के कुल मिलाकर के बात यह है कि यूरोप में एक नए वर्ग का उदय होगा आगे जाकर के, जिसको कहते हैं हम व्यापारिक वर्ग कहते हैं। और व्यापारिक वर्ग की महत्वाकांक्षाएं इतनी थी कि आगे जाकर के वो राज्य के साथ में गठबंधन करेगा। राज्य के साथ में गठबंधन कब करेगा? जब राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव होगा यूरोप में, तो राज्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो थी वो थी चर्च का प्रभुत्व। और चर्च के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए राज्य को आवश्यकता थी कि व्यापारी वर्ग राज्य का समर्थन करे। और व्यापारी वर्ग चूंकि बाहर व्यापार करने के लिए जाता था, तो व्यापारी वर्ग की आवश्यकता थी
कि राज्य उसको संरक्षण दे। तो दोनों की आवश्यकताएं थी, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ में गठबंधन किया और इस तरह से दोनों अपने अपने उद्देश्यों में सफल हुए। लेकिन इससे एक एक जो इफेक्ट पड़ा इकोनॉमी के ऊपर वो ये पड़ा कि राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में बहुत अधिक बढ़ गया। और जब राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में बहुत अधिक बढ़ गया, तभी 1776 में कौन आए? एडम स्मिथ साहब आए। एडम स्मिथ साहब आते हैं 1776 में, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। और वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ साहब फ्री ट्रेड के ऊपर जोर देते हैं, जिसे लेजिस फेयर की अवधारणा भी कहा जाता है। और एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति के अपने नियम हैं और उनमें किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप उन प्राकृतिक नियमों को नहीं बदल सकता है, उसी तरह से अर्थशास्त्र के भी अपने नियम हैं और उसे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहिए बाजार की शक्तियों के ऊपर। और बाजार की शक्तियां क्या है? मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई। तो इकोनॉमी को किस पर बेस होना चाहिए? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस होना चाहिए। और फ्री ट्रेड का इन्होंने समर्थन किया एडम स्मिथ साहब ने। अब सीधा आते हैं एडम स्मिथ साहब की जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी है वो क्या कहती है। ये एडम स्मिथ साहब की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि मान लीजिए दो देश है, कोई कोई देश ए है और दूसरा देश जो है वो है बी। ए देश को किसी एक वस्तु के उत्पादन में बी देश की तुलना में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और बी देश को दूसरी वस्तु के उत्पादन में ए देश की तुलना में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अगर इस तरह की स्थिति है तो एडम स्मिथ साहब की थ्योरी कहती है कि ए देश को पहली वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए और दूसरी वाली वस्तु को बी देश से खरीद लेना चाहिए, और बी देश को इस पहली वाली जो वस्तु है इसके उत्पादन में दूसरी वाली वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए और पहली वाली वस्तु को ए देश से खरीद लेना चाहिए। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे सपोज करो कि जो यूएस है वो 6 इकाई गेहूं का उत्पादन करता है 1 घंटे में, और जो यूके है वो गेहूं का उत्पादन 1 घंटे में 1 इकाई का कर पाता है। वहीं क्लॉथ का उत्पादन यूएस 4 इकाई का करता है और यूके जो है वो 5 इकाई का करता है। तो अगर हम टेबल को बहुत अच्छे से देखें, देखो गेहूं के उत्पादन में देखें, गेहूं के उत्पादन में एब्सोल्यूट एडवांटेज यूएस को है, क्योंकि देखो यूएस 6 इकाई गेहूं का उत्पादन कर रहा है 1 घंटे में, जबकि यूके 1 इकाई गेहूं का उत्पादन कर रहा है। तो यूएस का एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है? व्हीट में है। और जो यूके है उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में? आप गौर से देखिए कि 4 इकाई क्लॉथ का उत्पादन कर रहा है 1 घंटे में यूएस, जबकि यूके कितना कर रहा है? 5 इकाई क्लॉथ का उत्पादन कर रहा है। तो यूके का एब्सोल्यूट एडवांटेज यूएस की तुलना में किस में है? क्लॉथ में है। ये यूके है आपका, इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है? क्लॉथ में है। तो एडम स्मिथ साहब की थियरी क्या कहती है कि यूके को क्लॉथ के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए और यूएस को व्हीट के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज करो कि हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि दोनों देश जो है यूएस व्हीट के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और यूके क्लॉथ के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है, तो इससे क्या होगा? और दोनों के बीच में जो व्यापार है वो सपोज कीजिए कि 6W इज इक्वल टू 6C की दर पर संपन्न होता है। मान लीजिए दोनों देशों के मध्य में व्यापार इस विनिमय दर पर संपन्न होता है, तो इससे क्या होगा? देखिए आप, डोमेस्टिक लेवल पर जो यूएस है वो 6W के बदले 4C खरीदता। टेबल में देखिए आप, 6W के बदले 4C खरीद पाता डोमेस्टिक ट्रेड से, जबकि यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड से यूके के साथ हो रहा है वह 6W के बदले कितना खरीद रहा है? 6C की मात्रा खरीद रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूएस है इसको 2C का लाभ प्राप्त होता है, 2C का गेन होता है। ओके, अगर हम यूके की बात करें तो वो 6W प्राप्त कर रहा है किससे? यूएस से प्राप्त कर रहा है। और 6W का उत्पादन करने के लिए यूके को कितना चाहिए था? 6R चाहिए था। देखिए आप टेबल में देखिए, गेहूं का उत्पादन यूके एक घंटे में 1 इकाई का कर पाता है,
तो 6 इकाइयों का उत्पादन कितनी देर में कर पाता? 1 घंटे में, 6 घंटे में कर पाता। इसका अर्थ है कि एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि यूके को वीट का उत्पादन ना करके ये जो 6 घंटे हैं ये किसके उत्पादन में देने चाहिए? क्लॉथ के उत्पादन में देने चाहिए। और 6 घंटे में यूके क्लॉथ का उत्पादन कितना करेगा? 1 घंटे में 5 इकाई क्लॉथ का उत्पादन कर रहा है, तो 6 घंटे में 30 इकाई क्लॉथ का उत्पादन करेगा, 30 का उत्पादन करेगा। और इसमें से 6 किसको दे दिया? यूएस को दे दिया 6W के बदले। जब यूएस को 6W के बदले 6C दे दिया, तो इसके पास में कितना बचा? 24C। जो 24C है ये किसका लाभ है? यूके का लाभ है, यूके का लाभ है। तो इंटरनेशनल ट्रेड से यूएस को 2C का लाभ प्राप्त होता है और यूके को 24C का लाभ प्राप्त होता है। ये एडम स्मिथ साहब की थियरी है जो संक्षेप में मैंने आपको समझाई है। इसके बाद में हम चलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी में। कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी रिकार्डो ने दी और रिकार्डो ने ये कहा कि मान लीजिए हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में देखा कि एक देश को दूसरे देश की तुलना में एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है, वहीं दूसरे देश को पहले देश की तुलना में दूसरी वस्तु के उत्पादन में एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है। एडम स्मिथ साहब ने ये थियरी दी। आगे जाकर के रिकार्डो ने कहा कि यदि मान लीजिए कि एक देश को दूसरे देश की तुलना में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त नहीं हो, ऐसी दशा में क्या दोनों के मध्य में इंटरनेशनल ट्रेड दोनों को लाभ दे सकता है? तो इस बात की चर्चा उन्होंने अपनी थ्योरी में की। सबसे पहले चलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के ऊपर। देखिए, डेविड रिकार्डो साहब ने 1817 ईस्वी में अपनी किताब प्रकाशित की, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। किताब का नाम महत्वपूर्ण है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जिसमें उन्होंने अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को प्रस्तुत किया। अब इस पूरे के पूरे सिद्धांत की मान्यताएं क्या है? 2y2y1 का ये मॉडल है, अर्थात 2 नेशन है, 2 गुड्स है और 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लेबर। कि रिकार्डो ने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया है वो किसको लिया है? लेबर को लिया है। और समस्त श्रम कैसा होता है? समरूप होता है, अर्थात जो जितनी भी श्रम की इकाइयां हैं उनकी जो कार्यक्षमता है वो एक जैसी होती है। दोनों ही देशों में दोनों ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के साधन देश के भीतर पूर्ण रूप से गतिशील है, किंतु दो देशों के मध्य पूर्ण रूप से अगतिशील है। अर्थात दोनों देशों में, एक देश के अंदर तो उत्पादन के साधन गतिशील है, लेकिन दो देशों की बाउंड्रीज के बाहर उत्पादन के साधन गतिशील नहीं है। दोनों देशों में वस्तु विनिमय होता है, अर्थात मुद्रा के अस्तित्व की उपेक्षा की गई है। दोनों देशों में वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत होता है। और उत्पत्ति समता नियम क्या कहता है? उत्पत्ति समता नियम कहता है कि जिस पोर्शन से या जिस अनुपात से आप उत्पादन के साधनों में वृद्धि कर रहे हो, उसी अनुपात से आपके प्रोडक्शन में भी वृद्धि होगी। ये उत्पत्ति समता नियम है। उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट है ना। परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है, किसी तरह की कोई परिवहन लागत नहीं है। दोनों देशों में व्यापार चक्रों का अभाव पाया जाता है, अर्थात जो उतार चढ़ाव है व्यापार चक्रों में वो नहीं होता है दोनों देशों में। सिद्धांत की व्याख्या, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई देश ए दोनों वस्तुओं के उत्पादन में देश बी से कम कुशल हो, तो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ प्राप्त हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार ए देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर निर्यात करना चाहिए जिसमें उसकी निरपेक्ष हानि कम हो, यह उसकी तुलनात्मक लाभ वाली वस्तु है, तथा उस वस्तु का आयात करना चाहिए जिसमें उसकी निरपेक्ष हानि अधिक हो, यह उसकी तुलनात्मक हानि वाली वस्तु है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि सपोज करो कि ये कोई ए देश है, ये कोई बी देश है, ओके। ए देश को इस बी देश की तुलना में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है, मतलब ज्यादा कुशल है दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में। तो रिकार्डो साहब कहते हैं कि देखिए, दोनों देशों के बीच में व्यापार लाभदायक हो सकता है। एक शर्त है। शर्त क्या है? कि ये जो है उस वस्तु का विशिष्टीकरण करे जिसमें इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज ज्यादा है, और जिसमें इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज ज्यादा है वो वस्तु इसके लिए क्या कहलाएगी? वो वस्तु कहलाएगी इसके लिए कंपैरेटिव एडवांटेज वाली वस्तु।
और बी वस्तु उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे जिसमें इसको एब्सोल्यूट जो लॉस है ना, जो निरपेक्ष हानि है वो कम है जिस वस्तु के उत्पादन में, और उसका निर्यात ए को करना चाहिए। ये वाली जो वस्तु है ये क्या कहलाएगी बी के लिए? कंपेरेटिव एडवांटेज वाली वस्तु कहलाएगी। इसको हम टेबल से अच्छे से समझ सकते हैं। ये टेबल है, आप देखिए, यूएस प्रत्येक घंटे में 6 इकाई गेहूं का उत्पादन करता है और यूके 1 इकाई गेहूं का उत्पादन करता है 1 घंटे में। जबकि जो क्लॉथ है उसके उत्पादन में यूएस 4 इकाई क्लॉथ का उत्पादन करता है प्रत्येक घंटे में, और जो यूके है वो 2 इकाई क्लॉथ का उत्पादन करता है। तो आप देखिए दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में जो यूएस है उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज ज्यादा है, अर्थात वो दोनों ही वस्तु के उत्पादन में यूके की तुलना में अधिक कुशल है। लेकिन रिकार्डो साहब कहते हैं कि इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है? यूएस को वीट में है। यूएस को वीट में है। तो वीट जो है इसकी कंपेरेटिव एडवांटेज वाली वस्तु है, और यूके को दोनों वस्तु के उत्पादन में सबसे कम हानि किस में है? एब्सोल्यूट लॉस किस में है सबसे कम? वो है क्लॉथ के उत्पादन में, है ना। देखिए ना आप, 2 इकाई गेहूं का उत्पादन कर, 2 इकाई क्लॉथ का उत्पादन करता है प्रति घंटे में। तो यदि हम बात करें तो यूके के लिए जो क्लॉथ है वो क्या है? कम, जिसमें निरपेक्ष हानि कम है, वो वाली वस्तु है क्लॉथ। तो ये जो क्लॉथ है ये यूके के लिए क्या है? कंपेरेटिव एडवांटेज वाली वस्तु है, और दोनों को दोनों वस्तु के उत्पादन में उत्पादन करना चाहिए। इससे क्या होगा? सपोज करो कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में जो यूएस है वो वीट के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और जो यूके है वो क्लॉथ के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। तो इससे क्या होगा कि सपोज करो दोनों देशों के मध्य में 6W इज इक्वल टू 6C की दर पर व्यापार होता है। हम अच्छे से जानते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पर जो यूएस है उसको 6W के बदले 4C मिल जाएगा। तो यूएस व्यापार तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे 6W के बदले में 4C से अधिक नहीं मिले। ओके, ठीक है। तो 6W इज इक्वल टू 6C की दर पर दोनों देशों के मध्य में व्यापार संपन्न होता है। तो 2C का लाभ तो किसको हो जाता है? यूएस को हो जाता है। ओके, और हम अच्छे से जान पाते हैं कि 6W का उत्पादन करने के लिए यूके को 6 घंटे चाहिए थे। जब यूके को 6 घंटे चाहिए थे तो इस 6 घंटे का उत्पादन यदि वो क्लॉथ में लगाए तो 6 घंटे में वो 12 इकाई क्लॉथ का उत्पादन कर सकता है। जब 12 इकाई क्लॉथ का उत्पादन कर सकता है तो 6C किसको दे दे? मान लो यूएस को दे दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूके को कितने का लाभ हो गया? 6C का लाभ हो गया। ये आपकी कंपेरेटिव एडवांटेज थियरी है। ओके, और इसको अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हो जो पीपीटी है उसमें। उपयुक्त टेबल से स्पष्ट है कि यूके को दोनों ही वस्तु के उत्पादन में यूएसए की तुलना में निरपेक्ष हानि है। बिल्कुल है, देखिए आप, यहाँ पे 6 इकाई गेहूं का उत्पादन यहाँ 1 इकाई का किया जा रहा है, या 4 इकाई का, यहाँ 2 इकाई का किया जा रहा है। तो दोनों वस्तु के उत्पादन में हानि है। किंतु यूके को कपड़े के उत्पादन में निरपेक्ष हानि कम है। बिल्कुल है कम, देखिए आप, यहाँ 2 इकाई, 4 इकाई की तुलना में 2 इकाई, यहाँ 6 इकाई की तुलना में 1 इकाई। तो निरपेक्ष हानि किसमें कम है? क्लॉथ के उत्पादन में यूके को निरपेक्ष हानि कम है, अतः यूके को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। जिसको हम कह रहे हैं ना कंपेरेटिव एडवांटेज वाली वस्तु कौन सी है यूके के लिए? वो क्लॉथ है। क्योंकि यूएसए को यूके की तुलना में दोनों ही वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है, किंतु गेहूं के उत्पादन में कपड़े की तुलना में निरपेक्ष लाभ अधिक है। अतः यूएसए के लिए गेहूं तुलनात्मक लाभ वाली वस्तु होगी। अतः रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार दोनों देशों को लाभ होगा यदि अमेरिका गेहूं के उत्पादन में तथा यूके कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे, तथा अमेरिका गेहूं की कुछ मात्रा के बदले ब्रिटेन से कपड़ा प्राप्त कर ले, तथा ब्रिटेन कपड़े की कुछ मात्रा के बदले गेहूं अमेरिका से प्राप्त कर ले। ओके, अब व्यापार से लाभ क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा कि जो यूएस है वो क्या करेगा कि अगर उसे 6W इजिकल टू 4C तो डोमेस्टिक लेवल पे प्राप्त हो रहा है, तो वो तब तक उत्पादन नहीं करेगा जब तक कि 6W के बदले 4C से अधिक नहीं मिले। ओके, और जो यूके है वो देखिए 6W इज इक्वल टू 12C,
है ना? मतलब कि वो तब तक उत्पादन नहीं करेगा यदि उसे 12C से अधिक का त्याग करना पड़े। मतलब इससे कम त्याग पर चल जाएगा 6W के लिए, लेकिन 12C से अधिक यदि उसको त्याग करना पड़ेगा तो वो उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि 6W इक्वल टू 12C तो वो अपने डोमेस्टिक स्तर से, डोमेस्टिक ट्रेड से ही प्राप्त कर लेगा ना। ओके, तो व्यापार से दोनों देशों को लाभ दर्शाने के लिए माना कि दोनों देशों के मध्य 6W 6C की दर पर व्यापार संपन्न होता है। इस दर पर यूएसए को 2C का लाभ होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 6W इज इक्वल टू 4C जो है डोमेस्टिक लेवल से प्राप्त कर रहा था, अब क्या है 6W इज इक्वल टू 6C प्राप्त कर रहा है, तो 2C का लाभ हो गया ना यूएस को। और यूके को 6W प्राप्त करता है, जिसका घरेलू स्तर पर उत्पादन करने के लिए यूके को 6 घंटे की आवश्यकता होती। अब वह इन 6 घंटों में केवल कपड़े का उत्पादन करे तो 6 घंटे में 12C का उत्पादन कर सकता है और 6C का त्याग करके 6W अमेरिका से प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यूके को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से 6C का लाभ प्राप्त होता है। विनिमय की दर का निर्धारण। विनिमय की दर का निर्धारण क्या है? देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि 4C से अधिक मिलना चाहिए किसको? 6W के बदले में। किसको मिलना चाहिए? यूएस को 6W के बदले में। ओके, और जो यूके है वो कब व्यापार करेगा? जब उसे 12C से कम का त्याग करना पड़े, क्योंकि 12C का त्याग तो वो डोमेस्टिक ट्रेड से ही कर लेगा ना भाई। 6W इक्वल टू 12C, वो तो डोमेस्टिक ट्रेड से ही प्राप्त कर लेगा। तो वो व्यापार कब करेगा? जब उसे 12C से कम का त्याग करना पड़े 6W के लिए। ओके, 12C। तो इनके बीच में कहीं विनिमय की दर का निर्धारण होगा। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि 6W इक्वल टू 6C की दर पर ही विनिमय उनके बीच में ट्रेड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ट्रेड कहाँ होगा? 4C इज लेस देन 6W इज लेस देन 12C। इस दर के मध्य में कहीं ना कहीं कोई व्यापार की विनिमय की दर निर्धारित होगी। अब यदि इसके तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो हम जानते हैं कि मूल्य के श्रम सिद्धांत की मान्यता दोषपूर्ण है। मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या है कि जो उत्पादन है उसमें केवल जो श्रम का मूल्य है वो समाहित है। हम सब जानते हैं कि सभी वस्तुओं के उत्पादन में सिर्फ श्रम का मूल्य शामिल नहीं होता है, बल्कि उसके उत्पादन में अन्य उत्पादन के साधन भी शामिल होते हैं, जैसे पूंजी है, भूमि है, और भी कई सारी चीजें हैं। श्रम की समस्त इकाइयां समरूप नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। कार्य क्षमताओं में अंतर पाया जाता है। तकनीकी श्रम अलग होता है, अर्धकुशल श्रम अलग होता है, कुशल श्रमिक अलग होते हैं। परिवहन व्यय की उपेक्षा, और परिवहन व्यय तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ट्रेड में। परिवहन व्यय की उपेक्षा कैसे की जा सकती है? उत्पत्ति समता नियम की कल्पना अवास्तविक है। हम सब जानते हैं कि उत्पत्ति समता नियम व्यवहार में नहीं पाया जाता। कुछ कुछ क्षण के लिए ये पाया जा सकता है, बाकी उत्पत्ति ह्रास नियम पाया जाता है। ज्यादा व्यवहारिक उत्पत्ति ह्रास नियम है। पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं कि पूर्ण विशिष्टीकरण कोई सा भी देश नहीं करता है। हाँ, आंशिक विशिष्टीकरण किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक बहुत छोटा देश है और दूसरी तरफ बहुत बड़ा देश है, तो ये जो छोटा देश है ये पूर्ण विशिष्टीकरण करके भी इसकी पूरी डिमांड को पूरी नहीं कर पाएगा। और मान लीजिए ये जो छोटा देश है ये किसी वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण कर ले, तो भी ये जो है अपनी वस्तु का जो उत्पादन है यदि इसमें भेज दे तो ज्यादा सरप्लस में हो जाएगी वस्तु, क्योंकि इसका पूरा कंजप्शन हो ही नहीं पाएगा छोटे देश में। ओके, 2x2y1 का मॉडल व्यवहार में नहीं पाया जाता है। देखिए, दो देशों से अधिक व्यापार होता है ना, और दो वस्तुएं नहीं होती है व्यापार में, और एक उत्पादन का साधन नहीं होता है। उत्पादन के साधनों में भी ज्यादा होते हैं, श्रम होता है, भूमि होती है, पूंजी होती है। पूर्ण रोजगार की मान्यता अव्यावहारिक है। पूर्ण रोजगार किसी भी इकोनॉमी में नहीं पाया जाता है ना। किन्स ने कहा था कि अल्प रोजगार अर्थव्यवस्था में हमेशा मौजूद रहता है। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार की तो मान्यता ही अव्यावहारिक है। और स्वतंत्र व्यापार की बाधाएं, ये तो देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्वतंत्र व्यापार के आधार पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, निर्माण किया, लेकिन क्या स्वतंत्र व्यापार व्यवहार में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। आजकल तो जितने भी देश हैं वो सारे के सारे देश संरक्षण की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, संरक्षण की नीतियों को अपना रहे हैं। ओके, सो थैंक यू